हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवं लर्निंग पॉइंट बाय अनुराग सर। आज का हमारा लर्निंग लेसन है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अपवर्तक क्या होते हैं और आज हम जानेंगे अपवर्त क्या होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पर कि महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने की कितने विधियां होती हैं और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि अपवर्त होता क्या है, किसी भी संख्या का अपवर्त हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या का अपवर्त ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो जानिएगा अपवर्त होता क्या है। किसी दी गई संख्या से विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं उस दी गई संख्या की अपवर्त कहलाती हैं। कोई अगर संख्या दी है गई है, उससे जितनी भी संख्याएं पूर्णतः कट जाएंगी वे सभी संख्याएं उसकी अपवर्त कहलाएंगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का अगर हमें अपवर्त ज्ञात करना है तो हम कैसे अपवर्त ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 2 का अपवर्त ज्ञात कीजिए, 2 का अपवर्त ही ज्ञात करने लिए कह दिया जाए कि 2 का अपवर्त लिखिए कि 2 के अपवर्त कौन कौन होंगे और कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो अपवर्त ज्ञात करना सबसे आसान होता है। जिन संख्या का आपको अपवर्त ज्ञात करना है उन संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करते जाइए और गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल आपको प्राप्त होगा वे सारे गुणनफल उस संख्या के अपवर्त कहलाएंगे। जैसे हमको 2 का अपवर्त लिखना है तो 2 में हम सबसे पहले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो 1 से अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो 2 का पहला अपवर्त हो जाएगा 2। फिर 2 में हम 2 से गुणा करेंगे मिलेगा 4, 2 में 3 से गुणा करेंगे मिलेगा 6, 4 से गुणा करेंगे मिलेगा 8, सो ऑन ऐसे मिलता जाएगा। और भी जैसे मान लीजिए कर दिया है 3 का अपवर्त, 3 का अपवर्त तो 3 में हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक करना 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 3 चौक को 12, सो ऑन होता जाएगा। ऐसे 4 का अगर अपवर्त लिखना है, 4 का अगर हमें अपवर्त लिखना है तो 4, 8, 12, 16, 20, सो ऑन ऐसे होता रहेगा और आगे भी। तो किसी भी संख्या का अगर अपवर्त ज्ञात करना है उस संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करते जाइए और गुणा करने के पश्चात गुणनफल जो भी मिलेगा वह उस संख्या का अपवर्त कहलाएगा। और किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, स्वयं वह संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या है, देखिएगा सब में सबसे छोटा अपवर्त क्या है, खुद वह संख्या है। और एक बात हम नोटिस कर रहे हैं क्या कि जो अपवर्त होते हैं वह या तो उस संख्या के बराबर होंगे या तो उससे बड़े होंगे। अपवर्त उस संख्या से छोटे नहीं होते हैं, या तो उसके बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं। बट जो अपवर्तक पढ़े थे आप वहां पर जान लीजिएगा क्या होता है, अपवर्तक जो होता है या तो उस संख्या के बराबर होता था या उससे छोटा होता था। और अपवर्तकों की संख्या सीमित होती थी, निश्चित थी किसके अपवर्तक होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 किसी कितने होंगे फिक्स होते थे। बट यहां पर हम बात करेंगे अपवर्त की, तो अपवर्त की संख्या सीमित नहीं होती है, क्योंकि जानते हैं हम कि प्राकृतिक संख्याएं असीमित होती हैं, निश्चित नहीं है कि कितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने के पश्चात जो प्राप्त हो वही क्या होता है, अपवर्त होता है। तो अपवर्त की भी संख्या क्या है, असीमित है। अपवर्त की भी संख्या क्या है, असीमित होती है। चलिए अब हम चलते हैं, जानेंगे कुछ कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक जानना है, इससे पहले आपको अपवर्तक बताया गया था, आप जानते हैं अपवर्तक क्या होता है। आपको नाम में कुछ छिपा हुआ मिलेगा, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का अर्थ हो रहा है, महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम, महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम सबसे बड़ा।
और समापवर्तक मतलब समाप मतलब कि समाहित हो, अपवर्तक नहीं, अपवर्तक जो बताया गया था आपको, अपवर्तक बारे में पिछले वीडियो में बताए थे आपको अपवर्तक क्या होता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो उन सभी दो या दो से अधिक संख्या दी गई हो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, उन सभी संख्याओं का सबसे बड़ा अपवर्तक जो सब में निहित हो, दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े अपवर्तक जो सब में कॉमन हो, उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं उसका महत्तम समापवर्तक। या हम महत्तम समापवर्तक कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, किन्हीं दो या दो से अधिक, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। यह तो हुआ महत्तम समापवर्तक के बारे में। अब महत्तम समापवर्तक हम जब ज्ञात करेंगे, उसे ज्ञात करने के कुल कितने तरीके हैं, तो महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के कुल कितने तरीके हैं हम इसके बारे में जानेंगे। और हमें उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि अपवर्त क्या होते हैं और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे, जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के कुल कितने तरीके हैं। तो जान लीजिएगा, महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के कुल 3 तरीके होते हैं। जो कौन कौन से तरीके? म स प महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की विधि। महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की कुल कितनी विधि हैं? तो इसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। नंबर फर्स्ट जो है वह है अपवर्तक विधि। एंड नंबर सेकेंड गुणनखंड विधि। नंबर थर्ड भाग विधि। तो महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के कुल 3 विधि हैं, 3 तरीके हैं, अपवर्तक विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब हम जानेंगे कि अपवर्तक विधि द्वारा म स प कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 12 और 18 का म स प ज्ञात कीजिए। म स प ज्ञात कीजिए। संख्या 12 और 18 का हमको म स प ज्ञात करना है अपवर्तक विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन जिन संख्याओं को आपको म स प ज्ञात करना है उन सभी संख्याओं का आप अपवर्तक लिख लेंगे। चलिए तो हम देखते हैं 12 का अपवर्तक। 12 का अपवर्तक क्या होगा? 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर देंगी? वे सभी संख्याएं क्या होंगी? 12 की अपवर्तक कहलाएंगी। तो 12 स्वयं 1 से विभाजित होगा, तो 12 का पहला अपवर्तक 1, 2 से विभाजित होगा, फिर 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से होगा और इसके बाद स्वयं 12 से होगा। तो 12 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12, अर्थात इसके कुल अपवर्तक होंगे 6। ऐसे ही हम 18 के अपवर्तक लिख लेंगे। 18 का अपवर्तक, 18 का अपवर्तक लिखेंगे तो 18 का सबसे पहला अपवर्तक मिलेगा 1, इसके बाद होगा 18 2 से विभाजित होगा, दूसरा अपवर्तक हो जाए 18 का 2, इसके बाद 18 3 से विभाजित होगा, 18 का तीसरा अपवर्तक 3, इसके बाद 18 जो है आपका 6 से विभाजित होगा, फिर 9 से विभाजित होगा, इसके बाद स्वयं 18 से विभाजित होगा। तो
इस प्रकार से हम देख रहे हैं 18 के अपर्तक कौन हुए, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, अब हमें मौसप लिखना है। हमें इन दोनों संख्याओं का मौसप मतलब क्या, महत्तम समापवर्तक, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं के अपवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक जो उभयनिष्ठ है वही इनका महत्तम समापवर्तक है। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है जो दोनों में समाहित है। तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। एक से बड़ा 2 देखते हैं, 2 दोनों संख्याओं में है, फिर 3 दोनों संख्याओं में है, इसके बाद 4 इसमें है बट इसमें 4 अपवर्तक नहीं है। 6 इस संख्या का भी अपवर्तक है और 6 इस संख्या का भी अपवर्तक है। 6 के बाद क्या है, 12 जो एक ही संख्या अपवर्तक है बट 12 इसका अपवर्तक नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 6 जो है कि दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन उभयनिष्ठ समापवर्तक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 6 होगा। तो ऐसे आप अपवर्तक विधि से किसी भी संख्या का आप जो है कि मौसप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जानेंगे गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का मौसप कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड जानेंगे कि गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का मौसप कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 24 और दूसरी संख्या दी गई है 36 का मौसप हमें ज्ञात करना है। और इस बार हम जो मौसप ज्ञात करेंगे वह गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। मौसप ज्ञात कीजिए। ये 2 संख्या दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का मौसप ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। हम कैसे जानेंगे गुणनखंड विधि से कैसे इन संख्याओं का मौसप ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि में करते क्या है, जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उनका हम पहले गुणनखंड कर लेंगे, बारी बारी से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। चलिए हम पहले 24 गुणनखंड करते हैं। तो 24 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 24 जो है की संख्या 2 से डिवाइड होगी और डिवाइड होने के पश्चात क्या मिलेगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 1। ऐसे ही 36 को हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड होगा मिलेगा क्या 18 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा क्या 9 और 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 2 से डिवाइड होगा, इस बार 3 से विभाजित होगा हो जाएगा 3, फिर 3 से विभाजित हो जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि 24 का गुणनखंड क्या हो गया 2, फिर 2, फिर से 2, फिर से 2 और इसके बाद 3। ठीक है, सॉरी 3 2 है और इसके बाद क्या है 1 3 है। और 36 का जो गुणनखंड है क्या प्राप्त हुआ है 2 2 3 गुणे 3। तो 24 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए में क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और जो 36 के गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें क्या करना है, इनका महत्तम समापवर्तक लिखना है। महत्तम समापवर्तक लिखना है तो महत्तम समापवर्तक कैसे हम लिखेंगे। अब देखेंगे कौन कौन सा गुणनखंड क्या है उभयनिष्ठ है। जो जो गुणनखंड उभयनिष्ठ है उसको हम नोट कर लेंगे और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वही होगा इन दोनों संख्याओं का मौसप। देखिएगा इसमें 1 2 है, फिर यहाँ 2 मिलेगा तो यह पहला 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है, फिर इसके बाद दोनों में 2 फिर उभयनिष्ठ मिल रहे हैं। यहाँ पर 2 है बट अब इसमें 2 कोई नहीं बचा है। फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है तो 1 3 से इसका हो जाएगा पेयर बन जाएगा, बट इस संख्या में 3 है और इस संख्या में 3 नहीं है, एक ही 3 था और इस 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं 2 का एक उभयनिष्ठ मिला जोड़ा, फिर 2 का एक उभयनिष्ठ जोड़ा मिला, फिर 3 का एक उभयनिष्ठ जोड़ा मिला। तो इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना की 4 3 12 अर्थात 24 और 36 का मौसप हो जाएगा 12। ऐसे आप किसी भी संख्या का आसानी से गुणनखंड विधि से मौसप ज्ञात कर सकते हैं।
और अब हम जानेंगे मौसम ज्ञात करने की तीसरी विधि, भाग विधि। भाग विधि से किसी भी संख्या का मौसम कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों विधि समझ में आई होगी। चलते हैं तीसरे प्रोसेस पे, भाग विधि से जानना किसी संख्या का मौसम कैसे। अब हम आपको बताएंगे कि भाग विधि से किसी भी संख्याओं के मौसम कैसे ज्ञात करते हैं। संख्याएं दो या दो से अधिक जब दी रहेंगी उनका भाग विधि से मौसम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह बहुत ही आसान तरीका होता है भाग विधि से मौसम ज्ञात करना, कि जब भी किसी संख्या का हमको मौसम ज्ञात करना है तो देखेंगे उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या से उसके बाद जो भी संख्या दी रहेगी दूसरी संख्या, उसमें हम भाग करेंगे। भाग करने के पश्चात जो शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल से पुनः भाजक को हम फिर भाग करेंगे, और यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। जब आपको शेषफल 0 प्राप्त होगा उस स्थिति में जो भाजक होता है वही इन संख्याओं का मौसम कहलाता है। देखिएगा 32 और 56 का मौसम ज्ञात कीजिए। 32 और 56 का हमको मौसम ज्ञात करना है। तो 32 और 56 का मौसम हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें छोटा 32 है, 56 क्या उससे बड़ा है। तो 32 से हम क्या करेंगे, 56 को भाग करेंगे। 32 से अगर हम 56 में भाग करते हैं तो एक बार जाएगा, 32 सेकंड में 32 और घटाएंगे हम इसमें से तो 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 4, यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 2, 24 शेष आ गया। और अब 32 से 24 में भाग नहीं होगा तो फिर इस शेषफल से इस भाजक को हम पुनः भाग करेंगे, और भाग करने के पश्चात कितना बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा। तो 24 सेकंड में 24 और घटाएंगे हम तो 12 में से अगर 4 जाएगा कितना आएगा 8, या 2 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और 8 से आया, फिर से भाग करेंगे हम 24 को, 8 तरीके 24, और इस बार हम देख रहे हैं शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कुछ नहीं, 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 32 और 56 का मौसम जो होगा क्या हो जाएगा 8। अंतिम भाजक जो होगा जिससे भाग करने के पश्चात शेषफल 0 मिलेगा वही उन संख्याओं का मौसम कहलाता है। इस प्रकार से 32 और 56 का मौसम हो जाएगा 8। हमें उम्मीद है आपको मौसम ज्ञात करने की यह तीनों विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम मौसम से लेकर कुछ और भी सवाल को उपस्थित होंगे और जानेंगे कि संख्याओं के मौसम हम कैसे ज्ञात करते हैं और लौसम कैसे ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। अब तक तो हम संख्याओं जो पूर्णांक के बारे में जान रहे थे कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, और अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कोई परिमेय संख्या दी रहेगी उस परिमेय संख्या का हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ताकि मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।